नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी अभी गया जी से लौटा हूं और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को जो गया जी आकर के अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे गया जी पहुंचा जा सकता है, पिंडदान करने के लिए कैसे आसानी के साथ उनको पंडित जी यहाँ मिल सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर बहुत कम खर्चे में आप पिंडदान कर सकते हैं, कहाँ ठहर सकते हैं, पिंडदान प्रक्रिया में कितना समय लग जाता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने जा रहा हूँ। तो फिर वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, आपके बहुत काम का वीडियो ये होने वाला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं गया जी हम किस प्रकार पहुँच सकते हैं। गया जी में गया जंक्शन स्थित है और गया जंक्शन भारत के प्रमुख रेल मार्गों के द्वारा जुड़ा हुआ है। आप बहुत ही आसानी से आपके अपने आसपास स्थित प्रमुख रेल स्टेशन से गया जी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग के द्वारा गया जी पहुंचना चाहते हैं तो गया जी और बोध गया के बीच में गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। अगर आपके आसपास एयरपोर्ट या हवाई सुविधा उपलब्ध है तो आप वहां पता कीजिए, हो सकता है कि आप हवाई जहाज के माध्यम से भी गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। लेकिन सबसे सुविधाजनक और आसान तरीका है रेल मार्ग के द्वारा पहुंचना और ज़्यादातर यात्री भारत के किसी भी कोने से यहाँ रेल के द्वारा ही पहुंचते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं, आसपास के किसी शहर में रहते हैं, तो भी यहाँ पर बस की अच्छी खासी सुविधा उपलब्ध है और आप बस के द्वारा भी गया जी पहुंच सकते हैं। मैं कोलकाता से गया जी तक आया था रेल के द्वारा। मैं हावड़ा स्टेशन से रेल में सवार होकर के गया जी पहुंचा था और यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ कुछ ही घंटों का समय लगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हावड़ा से रेल मार्ग के द्वारा गया जी पहुंचते हैं, सेम डे वो लोग पिंडदान प्रक्रिया यहाँ संपन्न करते हैं और शाम को यहाँ से ट्रेन पकड़कर वापस कोलकाता भी लौट जाते हैं। अगर आप दूर से आ रहे हैं और एक दिन में ये प्रक्रिया संपन्न नहीं करना चाहते या फिर आप कोलकाता से भी आ रहे हैं और एक ही दिन में ये प्रक्रिया संपन्न नहीं करना चाहते तो यहाँ पर रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर आप चाहें तो बहुत सारे होटल यहाँ पर हैं, उसमें रह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप भारत सेवाश्रम में ठहरें। विशेषकर कोलकाता से आने वाले लोग भारत सेवाश्रम में ठहरें। इसी प्रकार से दूसरे आश्रम भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन भारत सेवाश्रम बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यहाँ अपने अनुयायियों के लिए या बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रोवाइड करता है। मैं आपको बताऊंगा कि भारत सेवाश्रम में आपको क्यों रुकना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि भारत सेवाश्रम सिर्फ वॉक इन डिस्टेंस पे है रेलवे स्टेशन से। जो गया जंक्शन है वहाँ से आप 10 मिनट में पैदल चलकर भारत सेवाश्रम पहुँच सकते हैं या फिर आप यहाँ से रिक्शा ले सकते हैं। अगर आप बाहर स्टेशन के आकर के रिक्शा लेते हैं तो 10 रुपये में आप भारत सेवाश्रम पहुँच जाएंगे और अगर आप यहाँ से ऑटो या दूसरे तरह का साधन लेते हैं जो शेयरिंग होता है तो आपको उसमें 20 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। लेकिन मैं पैदल ही पहुंचा था भारत सेवाश्रम और पैदल ही पहुंचकर मैंने अपना सारा प्रक्रिया वहां पे कंप्लीट किया था और पैदल पहुंचने में मुझे सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लगा था। दूसरी बात यह है जो भारत सेवाश्रम है वो पूरी तरीके से उन यात्रियों की मदद करता है जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले वो सुबह उनको पूरी तरीके से तैयार करवाते हैं, उनको पिंडदान के बारे में ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि किसे पिंडदान करना चाहिए, अगर कोई गलती से आ गया है जिनको नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छे से 15-20 मिनट तक समझाया जाता है और फिर पूरी तरीके से उनको तैयार करने के बाद वहीं से ही एक ग्रुप में आपको पंडित के हवाले कर दिया जाता है। पंडित जी के साथ आपको ग्रुप बना दिया जाता है। आप उनके साथ भारत सेवाश्रम से रिक्शा लेकर के या ऑटो लेकर के आप सीधा
फल्गु नदी के तट पर पहुंच सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से अपने लिए कोई खरीदारी जो सामग्री की ज़रूरत होती है आपको स्वयं नहीं करना होता है। जिन पंडित जी के साथ आपको भेजा जाता है वो पंडित जी आपके लिए जो भी सामग्री है सब चीज़ों की वो अपने आप खरीदारी करते हैं, जिससे आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, कितना खर्चा होगा। ये सारा टेंशन आपका ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो वो पंडित जी होते हैं वो आपको बताते हैं, जैसे आपका नॉर्मल पिंडदान है तो वहाँ कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च होने वाला है, उस सब चीज़ों में वो पंडित जी आपको गाइड कर देते हैं और प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद आपको वापस भारत सेवाश्रम तक आसानी के साथ पहुंचा देते हैं। आपको मार्ग में परेशानी नहीं होती है, ढूंढना नहीं पड़ता है, ऑटो की समस्या नहीं होती है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ पिंडदान करने के लिए आए हैं तो आपको भारत सेवाश्रम में ही अतिथि बनना चाहिए और यहीं से ही आपका जो सब कुछ है वो बहुत ही आसानी के साथ संपन्न करवाया जाएगा। आपको किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। अगर आप भारत सेवाश्रम में ना रुक करके किसी होटल में रुकते हैं तो आपका जो होटल का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप भारत सेवाश्रम में रुकते हैं तो यहाँ का रूम रेंट बहुत कम होता है। अगर आप अकेले या 2 लोग हैं तो 400 रुपये में ही आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप 600 रुपये में भी यहाँ पर रुक सकते हैं। 600 रुपये पर रूम, आप 4 लोग आसानी से उसमें रह सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर नॉर्मल खाने से आपका काम चल जाता है, सात्विक खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लंच और डिनर आपको मिल जाता है। वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये पर मील के हिसाब से। तो आप अगर सस्ता खाना और सस्ता रहना चाहते हैं तो आप भारत सेवाश्रम में ज़रूर रुकें, क्योंकि यहाँ आप रुकेंगे तो आपको यहीं से ही पिंडदान का सारा जो प्रोसेस है वो करवा दिया जाएगा। अगर आप होटल में रुकेंगे तो फिर वो सारा प्रोसेस भी आपको खुद करना पड़ेगा और होटल का खर्चा भी आपका ज़्यादा आएगा। अगर आपको लग्जरी पसंद है और आपको लगता है ये सारी चीज़ें आप स्वयं कर सकते हैं तो आप कहीं भी ठहरिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप हर चीज़ आसानी से करना चाहते हैं, साथ ही साथ पैसा भी बचाना चाहते हैं और सब कुछ बिना झंझट के संपन्न करवाना चाहते हैं तो आपको भारत सेवाश्रम में ही यहाँ पर रुकना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं भारत सेवाश्रम में हमारी तैयारी कैसे करवाई जाती है पिंडदान प्रक्रिया संपन्न करने के लिए। अगर हम सुबह जल्दी पहुंच गए हैं भारत सेवाश्रम तो फिर हमें सबसे पहले अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। सिर मुंडवाने के बाद हम स्नान कर लेते हैं। स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे धोती, बनियान, कुर्ता इत्यादि, हमको भारत सेवाश्रम के मंदिर प्रांगण में एकत्र होना पड़ता है। वहाँ एकत्र होने के बाद जो भारत सेवाश्रम के महाराज हैं वो हमको गाइड करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत प्रक्रिया के माध्यम से पिंडदान करने के लिए उपस्थित हुआ है तो वो समझ सकता है कि वो गलत आया है, तो फिर वो अपना प्रोग्राम स्थगित भी कर सकता है। अगर सब कुछ आपको ठीक लगता है तो आप पिंडदान के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें वहीं से ही पंडित जी के संपर्क में ला दिया जाता है। 2, 3, 4 के ग्रुप में एक एक पंडित जी के साथ हमको भेजा जाता है। उसके बाद वो पंडित जी हमारी प्रक्रिया जो पिंडदान की है अपनी जिम्मेदारी पे संपन्न कराते हैं। अगर आप लेट आए हैं, जैसे आप 12 बजे आए हैं, तो फिर आप उस दिन पिंडदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह पिंडदान के लिए निकल जाते हैं और दोपहर तक पिंडदान समाप्त करके पंडित जी सभी लोगों को वापस हमको भारत सेवाश्रम छोड़ देते हैं। अगर आप लेट आए हैं, समय के बाद आए हैं, तो आपको फिर अगले दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा। आप आराम से भारत सेवाश्रम में रुकिए, फिर अगले दिन आप अपना पिंडदान प्रक्रिया संपन्न करा सकते हैं। तो ये थी तैयारी, एकदम सिंपल, एकदम आसान। आप भारत सेवाश्रम में आएंगे तो आपको सब कुछ एकदम आसान लगने लगेगा। पिंडदान प्रक्रिया मूलतः 3 स्थानों पर किया जाता है। अगर नॉर्मल मृत्यु है उस केस में, अगर किसी के घर में एबनॉर्मल मृत्यु, जैसे कि किसी के घर में कोई एक्सीडेंट का केस है या कोई आत्महत्या का केस है, तो उसमें चतुर्थ स्थान प्रेत शिला पर भी पिंडदान करना पड़ता है। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा और एक्स्ट्रा समय लग जाता है। अगर नॉर्मल मृत्यु है
तो 3 जगह पिंडदान करना पड़ता है। सबसे पहले फल्गु नदी के तट पर पिंडदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद हमें वहां पर जो दक्षिणा है, जो पंडा लोग हैं वहां पे, उनको दक्षिणा देना होता है। कितना देना है वो सब कुछ पंडित जी आपको पहले से ही विस्तृत रूप से समझा देते हैं। फल्गु नदी के तट पर पिंडदान प्रक्रिया संपन्न करने के बाद हमें विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करना होता है, जो कि फल्गु नदी के तट पर ही स्थित है। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ पर भी जो पंडा है उनको कितना देना है, कितना खर्चा आने वाला है, इसमें पंडित जी आपकी मदद करते हैं। और जो ये विष्णुपद मंदिर है, यहाँ पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। वहाँ पर आप पहुँचकर उनके चरण चिन्हों के पास जाकर के दर्शन कर सकते हैं और जो आपका पिंडदान का प्रक्रिया है वो पंडित जी वहाँ संपन्न करा देते हैं। यहाँ पर पंडा जो है उनको दक्षिणा देने के बाद अब हमें तीसरे स्थान के लिए निकलना पड़ता है, जो कि है अक्षय वट। अक्षय वट जो फल्गु नदी के तट से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां तक जाने के लिए पंडित जी आपको ऑटो में करके लेकर जाएंगे। ऑटो में जब हम अक्षय वट पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी हमको पिंडदान प्रक्रिया पंडित जी संपन्न करवाएंगे। ये जो 3 जगह है, इन तीनों जगह पिंडदान संपन्न करने के लिए लगभग 12 बजे तक का या 12:30 1 बजे तक का समय हो जाता है। एक नहीं बचता है, 12:30 बजे तक ये संपन्न हो जाता है। अक्षय वट पे भी आपको वहाँ के जो पंडे हैं, जो पंडा लोग हैं, उनको दक्षिणा देना पड़ता है। कितना देना है वो भी पंडित जी आपको गाइड कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि पंडित जी ने हमें गाइड किया था। सबसे पहले हमने फल्गु नदी के तट पर जो दक्षिणा दिया, हमें समझाया गया था कि मैक्सिमम 501 रुपया देना है, लेकिन हमने वहाँ कम ही दिया था। लेकिन आप जान लीजिए कि 501 हाईएस्ट यहाँ पर देना होता है। पंडा लोग मान जाते हैं, नहीं तो वो बहुत बहुत मांगते हैं, 2000 5000 है ना, मांगने में क्या जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर कम पैसा दिया था और जो हमारे पंडा थे वो मान गए थे। उसी प्रकार जो विष्णुपद मंदिर है वहाँ पे हमसे कहा गया था कि 201 रुपये यहाँ पे पंडा का दक्षिणा हमें देना है। हमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिया था, क्योंकि जिस तरह की बातों में आप उलझ जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा ही होगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों के पास तो कम पैसे होते हैं ना। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए 100-200 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको कम देना होता है, तो उनको थोड़ा बातों में उलझना पड़ता है। और अगर हम बहुत अमीर व्यक्ति हैं, 200 500 2-4 हज़ार रुपये, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपकी मर्जी है, श्रद्धा है, आप जितना दान करना चाहें, जितना दक्षिणा देना चाहें आप दे सकते हैं। इसी प्रकार अक्षय वट पर हमसे कहा गया था कि 101 रुपये यहाँ पर देना है, और वहाँ पे सभी लोग 101 रुपये ही दे रहे थे और हमने भी 101 रुपये ही वहाँ पर पंडा को दक्षिणा के रूप में दिया था। इन तीनों जगह पर संपन्न करने के बाद सीधे ऑटो में बैठकर भारत सेवाश्रम पहुंचा दिया जाता है। जिन लोगों को भारत सेवाश्रम में लंच करना होता है, ये लंच का वक्त होता है, आप आइए, फ्रेश हो जाइए, और 40 रुपये का एक कूपन पहले से ही लेकर रखना होता है। विदाउट कूपन यहाँ लंच नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने लोग कूपन लेते हैं उसी के अनुसार ही यहाँ पर लंच बनाया जाता है कि व्यर्थ ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ का खाना दाल चावल और सब्जी ही है। इसके अलावा ये बिल्कुल सात्विक खाना होता है। जिनको थोड़ा टेस्टी चटपटा या कुछ और खाना है वो बाहर खा सकते हैं। बाहर 300 रुपये के आसपास का पर मील का खर्चा आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लंच करते हैं दाल चावल और सब्जी वाला, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 40 रुपये का एक मील का खर्चा आएगा, लेकिन कूपन आपको पहले लेना पड़ेगा। मैं आपको इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जिन लोगों के यहाँ कोई आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु है, उस केस में इन 3 स्थान के बाद उन्हें जाना पड़ता है प्रेतशिला। प्रेतशिला का जो भी जाने का खर्चा होगा, क्योंकि अगर वो अकेले हैं तो ऑटो का खर्चा उनको अकेले वहन करना पड़ेगा। भारत सेवाश्रम से वो करीबन 600-700 रुपये का खर्चा होता है। उसके अलावा जो वहाँ पंडे होते हैं उनका भी चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, उसके बारे में पंडित जी आपको समझाएंगे। जितना मैंने अपनी कानों से सुना था, क्योंकि हमारे साथ एक व्यक्ति थे जिनको वहाँ जाना था, वो जा रहे थे, तो उनसे कहा गया था कि वो 10,000 रुपये मांगेंगे वहाँ पे पंडे, लेकिन 2-3 हज़ार से कम में तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो 2-3 हज़ार रुपये मेरे हिसाब से आपको इतना वहाँ के पंडे के लिए लेकर चलना चाहिए। बाकी आप देखिए वहाँ पर जाकर कि कितना खर्चा वहाँ पर आपको आता है। इसके बाद जब आप एक बार फ्री हो जाते हैं भारत सेवाश्रम में लंच वगैरह करने के बाद, अगर आप वापस अपने घर आ सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक है, तो आप आराम से यहाँ पर
निकल सकते हैं पैदल पैदल रेलवे स्टेशन के लिए, या आप जिस भी माध्यम से आए हैं वहाँ के लिए। और अगर आप रुकना चाहते हैं कि मुझे और रुकना है 1 दिन 2 दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, वो फिर यहाँ से बोध गया बौद्ध मंदिर जो है वहाँ पे वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, महाबोधि टेम्पल, और बहुत सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड वहाँ पे टेम्पल्स हैं। तो 1 दिन रुक करके आप पूरा ये सर्किट घूम करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जो होटल का खर्चा है वो बहुत कम होने वाला है। 2-3 दिन तक आश्रम वाले आपको वहाँ ठहरने देते हैं। अगर आप 3 दिन रुकिएगा तो अगर 4 लोग रुके हुए हैं तो 1800 रुपये में 4 दिन का आपका आश्रम का खर्चा लगेगा। आप आराम से गया और बोध गया घूमते हुए वापस आ सकते हैं। आते वक्त भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है। अपना ट्रेन का समय देखिए और 15-20 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए, ट्रेन में बैठिए और आसानी के साथ अपने अपने घरों को वापस चले जाइए। तो ये है बहुत आसान प्रक्रिया, किस प्रकार से आपको पिंडदान करने का समय लगने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, कहाँ रुकेंगे, तो सबसे आसान आपको रहने वाला है सारा प्रोसेस, और सबसे सस्ता रुकने का स्थान कौन सा है, इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार बहुत सारे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।